हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि ये जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ये एक तरह से देखेंगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आती है लिखने में। इनफैक्ट ये पूरी तरह से डायनेमिक होता है। तो इसके संदर्भ में जो मेरी कॉपी का मूल्यांकन हुआ है एडिटोरियल टेस्ट सीरीज़ में, उसको देखेंगे। तो अगेन मैं बोलूँगा आपको कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन हो के ही रहेगी, बट अभी तो जुडिशरी का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। बट आप प्रिपरेशन करते रहे जिनका प्रीलिम्स हुआ है। एंड अब देखिए क्या होगा, बट कुछ भी हो सकता है, वो जुडिशरी के ऊपर डिपेंड है। सारी हेयरिंग हो चुकी है क्लियर एंड फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो मे भी रिज़ल्ट हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स का और जारी किया जाए या फिर री एग्जामिनेशन। इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा। बट इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि विथ डायग्राम आपको कैसे पुट करना है क्वेश्चन में, कि कैसे डायग्राम से इफ़ेक्टिव अपने आंसर को बनाना है। एंड दूसरी बातें, टू द पॉइंट लिखनी है, उसको बहलाना फुसलाना नहीं है एग्ज़ामिनर को। और आप टू दी पॉइंट लिखते जाएंगे तो इनफैक्ट वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर भी करेगा और मार्क्स भी दिलाएगा। तो इनफैक्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप वैरी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी की देखता है प्रेजेंटेशन को। एंड मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है डिजिटल कृषि के संदर्भ में था, तो उस पर लिखना था, टिप्पणी करना था। और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि आपको 100 वर्ड्स में अप्रॉक्सीमेट लिखना है। तो डिजिटल कृषि भारत मिशन भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक का उपयोग से है। ओके, कब से कब तक चला था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इमीडिएट मैंने इसके उद्देश्य को दिखा दिया, जैसे किसानों को सशक्त बनाना, बाजार मूल्य, डेटा प्रदान करना, दक्षतापूर्ण बनाना, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढांचे का जो अभाव है उसको दूर करना, इसके अलावा पारदर्शिता बनाना। तो ये कई ऐसे और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जिस काम से डिजिटल कृषि मिशन को एक तरह से वो चलाया जाता है। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे इस डायग्राम से या फिर अलग डायग्राम से भी आप उसको बना सकते हैं, या फिर पॉइंट फॉर्म में भी दे सकते हैं, पॉइंट हाईलाइट पॉइंट करके भी उसको लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ चूंकि ये 100 वर्ड्स का है ही, तो आप क्या उसमें अब पैरा लिखना स्टार्ट अगर करते हैं तो फिर वो पैरा ही लिख पाएंगे आप। तो उससे बचना चाहिए, ज़्यादा पैरा नहीं लिखना चाहिए। आई मीन इट इज़ माई पर्सनल चॉइस, बट यू कैन डू इट। एंड चुनौती की बात करें तो फिर अगेन डायग्राम से, जैसे तकनीकी अभाव, जागरूकता का अभाव, डेटा की गोपनीयता, लागत उच्च। ओके, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसके चैलेंजेस हैं। तो इसके संदर्भ में चैलेंजेस को भी मैंने यहाँ पे फेस करा दिया। इसके अलावा हम इसके लाभ की बात करें तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इससे क्या क्या लाभ होगा। जैसे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि क्षेत्र में नए नए इनोवेशन होंगे, यानी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाना, यानी कि जो किसानों की दक्षता होगी वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। रोजगार के अवसर का सृजन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, किसानों को सशक्त बनाना। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आप पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अब फाइनल हम आ जाएंगे यहाँ पे निष्कर्ष पे। निष्कर्षतः भारत में डिजिटल कृषि मिशन की पहल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुतः इस तरह के सरकार को नए योजनाओं का लाना चाहिए, नई योजनाओं को लाना चाहिए जिससे कृषि व्यवस्था में सुधार हो। तो रफली आप यहाँ पे करके आप निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था सौर ऊर्जा आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके संदर्भ में टिप्पणी करना था। तो ये भी आपका 100 वर्ड्स में ही लिखना था। तो रफली यहाँ पे आप बनाएंगे इंट्रो पहले, कि यह एक प्रकार का सौर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना एवं जीवाश्म ईंधन पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। एंड फाइनली हम
आएंगे डायरेक्ट इसके मोटिव पे, इसके ऑब्जेक्टिव पे कि उसके उद्देश्य क्या है। जैसे नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन, जब पॉलिसीज बनती है तो इनफैक्ट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो चीज़ों पे काम करना। एंड सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना। एंड जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता, तो ये भी है। इसके अलावा जो सदस्य है, मेंबर है, उसके बीच में जो आपसी संतुलन है उसको बनाए रखना। इसके अलावा इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा वो इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फिनेंशियल जो चैलेंजेस आएंगे वो तो होंगे ही, तकनीकी पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो तो होगा ही, और इसके अलावा जो पॉलिसीज लॉ होंगे वो भी इसमें जो चैलेंजेस की भूमिका है वो निभाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे जैसे बाजारवाद बहुत देखने को मिलेगा आपको, एंड क्षमता निर्माण, तो ये कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको सौर ऊर्जा के संदर्भ में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के इम्पोर्टेंस की बात करें, जैसे जलवायु परिवर्तन से मुकाबला। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पुट किया, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास, जैसे जलवायु परिवर्तन का उन्मूलन, वैश्विक सहयोग यानी कि जैसे वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी विकास जैसे अनुसंधान स्तर पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। एंड फाइनली आ जाएंगे कंक्लूजन पे। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल वैश्विक पटल पर एक सकारात्मक महत्व रखता है, जिससे सतत विकास की प्रक्रिया तय होती है। ओके, तो आप इस तरह से डायग्राम विथ पॉइंट फॉर्म में, जितना आप पॉइंट फॉर्म में लिखते जाएंगे काफ़ी इफेक्टिव होगा आपका उत्तर। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे जैव विविधता पर टिप्पणी करना था। ओके, बायोडाइवर्सिटी पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 7 मार्क्स का था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैव विविधता का तात्पर्य छोटे जीवों के समूह से लेकर बड़े आकार के जीवों तक के समूह तक का है, यानी कि वस्तुतः सभी स्रोतों से जीवित जीवों का सामंजस्य एवं उनकी विविधता। यही तो है बायोडाइवर्सिटी, कि हमें कैसे उसको संरक्षण देना है और किस तरह से वहाँ की जो इन्वायरमेंटल एडेप्टिबिलिटी है वो उसको कैसे मैनेज करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने दिखा दिया चुनौतियाँ। ओके, जैसे पॉल्यूशंस हो गए, या फिर जो वैश्विक जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो रहा है, वनों का उन्मूलन, स्वच्छ जल का अभाव, इसके अलावा जागरूकता का अभाव हुआ, संरक्षण का अभाव, तकनीकी अभाव, कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। ओके, जैसे नोट, अभी रिसेंटली ये द हिंदू में आया था, हाल ही में लकड़हारा कछुआ पाया गया। ओके, तो ये क्या है, जैसे इन्वेसिव स्पीसीज हो जाएगा आपको। इस तरह के कछुए क्या होते हैं, जैसे लकड़हारा कछुआ अन्य कछुओं को मार कर ये खाते हैं, तो ये क्या है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तरह के चैलेंजेस फेस करते रहे हैं। तो इनफैक्ट आपको न्यूज़पेपर भी देखते रहना है कि किस तरह के पॉइंट्स को कहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। इसकी अगर हम संरक्षण की बात करें तो जैसे सामुदायिक रिजर्व, ओके, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व एंड समुद्री रिजर्व, तो कई ऐसे संरक्षण हैं जो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रेफरेंस में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को दिखा दिया। नेक्स्ट बात करें तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसको दिखाना इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ठीक है, ये अगर हम पहल करते हैं तो उसको हम संरक्षण रख पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, यानी कि उससे एक तरह से कहीं ना कहीं जो संधारणीय विकास की प्रक्रिया है वो एक तरह से पूरी तरह से यहाँ से तय होती है। जैसे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आसपास रहने वाले लोग पर्यावरण को संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि पर्यावरण की देखभाल करने के साथ साथ उनके जो रोज़गार है वो तो सृजित हो ही रहे हैं। इनफैक्ट जो वहाँ की वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक तरह से वो लोग सुरक्षित रख रहे हैं। इसके अलावा जागरूकता, जैसे पहले की अपेक्षा वर्तमान संदर्भों में लोग
शिक्षा द्वारा जागरूक हो रहे हैं, जैसे काला हिरण को लेकर काला हिरण को लेकर एवं बाघ को लेकर जागरूकता। तो यहाँ पे आप मैंने वो चीज़ें पुट कर दिया। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने निष्कर्ष को लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई अपशिष्ट को लेकर क्वेश्चन था। ओके, ई अपशिष्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। जो ई कचरा प्रबंधन है उस पर टिप्पणी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ई अपशिष्ट क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो आपके घरों में छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लास्टिक से, उसको क्या करते हैं हम यूज़ करके उसको कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। जैसे डायरेक्ट एग्जांपल में देखिए, जैसे टेलीविज़न हुआ, डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, या फिर डीवीडी इंस्ट्रूमेंट्स। पहले के ज़माने में आप देखिएगा कि जो डीवीडी आता था उसको यूज़ करने के बाद से कई लोग उसको फेंक देते थे। तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं होता है कभी भी, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स को मैंने पुट कर दिया। एंड अब इसकी चुनौती पर आते हैं। जैसे विषाक्त पदार्थ में क्या होगा, बेरिलियम, कैडमियम, पारा, शीशा इत्यादि। तो जब हम प्लास्टिक्स को यानी कि जब अपशिष्ट को जब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें कई तरह के जो है ना सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं, आप यहाँ देखेंगे, जैसे विषाक्त पदार्थ। इसके अलावा उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे ई कचरा, मिट्टी, पानी, हवा प्रदूषित। तो इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें क्या होगी, प्रभावित होगी। हेल्थ, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी हानि होगी। जैसे ही मान लीजिए कि पॉल्यूटेंट्स फैलेंगे तो पॉल्यूशन के द्वारा बहुत सारे डिजीज़ जो है वो एक तरह से प्रभावित करेगा। इसके अलावा अनवीकरणीय, जैसे मान लीजिए कि उत्पादों का पुनः उपयोग। तो ये कई चीज़ें हैं जो एक तरह से देखेंगे ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काफ़ी जो है वो चुनौतियाँ लेकर आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो लाभ के पक्ष पे बात कर लेते हैं इसके। तो लाभ में क्या होगा, जैसे प्रकाश उपकरण में यूज़ करते हैं, घरेलू आप देखेंगे जो बच्चे प्ले करते हैं, खेलते हैं गेम्स वगैरह, उसके लिए भी यूज होता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप देखेंगे चिकित्सीय संसाधन में भी इसका यूज होता है। तो कई ऐसे लाभ हैं इससे। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी चुनौती, क्योंकि ये जलाने से या फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, अच्छा, प्रमुख कानून की बात करें तो जैसे 2022 का आपने देखा होगा ई अपशिष्ट नियम, या फिर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसको आपने पढ़ा होगा। एंड निष्कर्षतः वर्तमान समय में ई कचरा नियम का उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षण देना एवं मानव स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टू द पॉइंट डायग्राम एंड टू द पॉइंट लिखने का आप प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण। ओके, शहरीकरण पे क्वेश्चन था कि जो गांव से लोग हैं वो एक तरह से कैसे माइग्रेट करके शहरीकरण में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, तो शहरीकरण पे ये क्वेश्चन था। शहरीकरण का अभिप्राय क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरण। अब मान लीजिए कि हम सब बहुत सारे लोग तो हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो अब मान लीजिए कि मैं अगर अपने रोज़गार के लिए माइग्रेट करता हूँ, क्यों माइग्रेट करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी जो नीड की जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो या फिर अगर हम देखें तो जो सामाजिक स्तर से रिलेटेड है वो चीज़ें वहाँ पे हमें मिलेगी। तो माइग्रेट करेंगे तो आपको बस ऐसे ही एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बना देनी है यहाँ पे। एंड इसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जाता है शहर की तरफ, क्यों जाता है भाई, रीज़न क्या है वो हमें बताना है। जैसे बेहतर जीवन स्तर वहाँ का है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक अवसर बहुत अच्छा है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया वहाँ ज़्यादा है, गरीबी असमानता, इसके अलावा सामाजिक आकर्षण, सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में, ये है जहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो शहर है वहाँ पे आपको सुविधा ज़्यादा बेहतर मिलेगा। कृषि पर निर्भरता, तो आप ये देख सकते हैं कई ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से
आपको कहेंगे कि आपको माइग्रेट करना होता है। जैसे बिहार में शहरीकरण की स्थिति, स्पेशली बिहार के संदर्भ में ही लिखना था। जैसे अब यहाँ देखेंगे सेंसस 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 11.3% निवास करती है। इसके अलावा भारत में शहरी आबादी को भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, और समस्याएं क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे पोल्यूशन, यातायात की भीड़, आवास की समस्या हुआ, सामाजिक समस्याएं, पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक असमानता। तो इसको इमीडिएट दिखाते हुए अगेन यहाँ पे अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशंस में योजनाबद्ध शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं का विकास, नागरिक भागीदारी, तो कई ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ देख पाएंगे जो पॉइंट फॉर्म में लिख के आप उसको दिखा सकते हैं। एंड बिहार सरकार के जो अपने प्रयास है, इनफैक्ट उसको दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। से अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी विकास योजना, 7 निश्चय योजना, जाति आधारित जनगणना 2023। तो आप इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस को दिखा सकते हैं। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे कि निष्कर्ष को कैसे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से आपको टू द पॉइंट एंड विथ डायग्राम से आपके जो आंसर है वो काफ़ी आकर्षित करेगा एग्जामिनर को। तो इनफैक्ट आपको वो सीखना है और आपको लिखते रहना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके प्रभाव को लेकर, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था 38 मार्क्स का। तो यहाँ देखेंगे 18 मार्क्स दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का संबंध वैश्विक तापमान में वृद्धि से है, जिसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। नॉर्मल सी डेफिनेशन। एंड अगेन पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा। जैसे प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। जैसे मौसम घटनाओं में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा, अच्छा, सामाजिक आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। जैसे कम कृषि उत्पादकता होगी, जलवायु परिवर्तन, जो टूरिज्म पॉइंट है वो भी प्रभावित होगा। दूसरी चीज़ है सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं। जैसे गर्म लहरों के कारण गर्मी से संबंधित विभिन्न बीमारियों का प्रभाव होगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई तरह के जटिल बीमारियों से आप ग्रसित होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे तो यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे भूमि संसाधनों पर तनाव एवं संघर्ष आदि का बढ़ाना। ओके, अगर हम वैश्विक प्रभाव की बात करें, राइट, अगर वैश्विक प्रभाव की बात की जाए तो बढ़ता तापमान, जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इसका मानव स्वास्थ्य, कृषि आदि पर प्रभाव जारी है। तो आपको टू दी पॉइंट ऐसे बनाना है जैसे आपको इफेक्टिव की डायरेक्ट वो पॉइंट दिखे। जैसे समुद्र स्थल में वृद्धि, जैसे ग्लेशियर एवं हिम चादरों का पिघलना आए दिन आप देखते रहते हैं, एवं तटीय एवं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बाधित होता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे कोरल रीफ्स का विरंजन है वो होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, वर्षा वितरण में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कई ऐसे प्रभाव हैं जो आपको देखने को मिलता है। एंड राष्ट्रीय स्तर पर अब देखा जाए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे उत्सर्जन में कमी के समय लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे पेरिस समझौता, तो यहाँ पे मैंने पुट किया एंड 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया। ऊर्जा दक्षता में सुधार पहल, जैसे क्या क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट आप एक चीज़ को कैसे लिख के आगे बढ़ेंगे जब तक आप उसकी एग्जाम्पल्स को नहीं पुट करेंगे। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स को। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ओके, जैसे अगेन मैं बोलूँगा कि जो भी आप दिखा रहे हैं उसका 2-3 एग्जाम्पल्स आपको पुट करना है। ओके, एंड भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा दक्षता आदि भी शामिल है। ओके, एंड वैश्विक जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अगेन पेरिस समझौता, ठीक है, इवन एफ CCC कन्वेंशन, ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के
अकॉर्डिंग, तो आपको इसको तो डिटेल्स में पढ़ना है, समझना भी है। तो UNFCCC कन्वेंशन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने पुट कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन मूल्य निर्धारण ऊर्जा दक्षता को लेकर, यहाँ पे फिर अगेन जैसे जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। तो फ्रेंड्स, आपको पॉइंट फॉर्म्स में लिखना है एंड अगेन मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को पुट करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान समय में एक वैश्विक मुद्दा है जिस पर सभी राष्ट्रों को मिलकर इसके चुनौतियों को हल करना आवश्यक है। साथ ही साथ जागरूकता भी प्रत्येक व्यक्ति के बीच होना अनिवार्य है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कंक्लूज़न बना दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बहुत कुछ नहीं तो इनफैक्ट कुछ एटलीस्ट तो आप कुछ ना कुछ सीख ही पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कॉपी को लिखकर और किसी सीनियर से या फिर टीचर के द्वारा जब आप उसका इवैल्यूएशन कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायु प्रदूषण को लेकर और इसके क्या क्या उपचार हैं उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो वायु प्रदूषण का जैसे वर्तमान संदर्भ में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। भारत के संदर्भ में वायु प्रदूषण का अभिप्राय है प्रदूषक का पर्यावरण में हानि पहुंचाना। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक आपका इंट्रो बना दिया। ओके, एंड वायु प्रदूषण जो है वो एक तरह से कैसे स्प्रेड करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है उसको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे देखेंगे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, ठीक है। तो वायु पॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एंड वायु प्रदूषक की हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इमीडिएट, उसको उसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। जैसे SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे क्या होगा, ये जैविकीय अपघटक एवं ज्वालामुखी से निकलते हैं। तो इनफैक्ट ये हमने दिखा दिया ना सोर्सेज कहाँ हैं इसके, एंड इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, जैसे पत्तियां झड़ना एवं उनके विकास में कमी होगी, वायु दर धीमी होगी। तो इमीडिएट मैंने दिखाया का सल्फर डाइऑक्साइड सोर्स कहाँ है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ओके, तो आप जितना भी देखेंगे एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल से मैंने वही पोट किया है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो स्रोत कहाँ है, जैसे मान लीजिए कि परिवहन, बिजली गिरना आदि, एंड प्रभाव क्या होगा, पत्तियों का गिरना जिससे वनों का उन्मूलन संभव है। अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया कहाँ आपको सोर्सेज हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, फर्टिलाइजर, उर्वरक। प्रभाव क्या होगा, पत्तियों का विरंजन, फलों का नुकसान होगा, बीज अंकुरण दर में कमी होगी। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड की जब बात करते हैं तो सोर्सेस परिवहन एंड ऑटोमोबाइल इंजन, एंड प्रभाव क्या पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, RBC पर प्रभाव पड़ेगा, एंड शारीरिक जो क्षमता होगी वो प्रभावित होगी। अगेन जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे तंबाकू का धुआं, जैसे सोर्स क्या हुआ, सिगरेट, बीड़ी से उत्पन्न होता है, एंड प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे फेफड़ों में कैंसर, हृदय रोग, अदर डिजीज आपको दिखने को मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे सक्रिय जो वल्केनिज्म होता है प्रोसेस, वहाँ से इसका सोर्सेज होता है। प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे आप यहाँ देखेंगे 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पोट कर दिया। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन को समझना एंड टू द पॉइंट उसको समझाते हुए उसके एग्जाम्पल्स को पोट करना बहुत ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन अगेन सोर्सेज मैंने यहाँ बना दिया एंड प्रभाव को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, एंड फाइनली मैं बात करूँ तो फाइनली आप देख पाएंगे यहाँ पे इसके प्रमुख जो चुनौती है उसको मैंने पुट किया, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जैसे तकनीक का अभाव हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक है उसका अभाव है, ऊर्जा दक्षता की कमी, वनों का उन्मूलन, जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी कमी है, एंड जागरूकता का अभाव है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने उसको बताया, एंड प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय जो कानून है उसको मैंने दिखा दिया। जैसे आप यहाँ देखेंगे वायु अधिनियम 1981, ओके, जैसे केंद्र एवं राज्य बोर्डों का गठन करना, या फिर ईंधन जलाने के लिए केवल अनुमोदित उपकरण व्यवस्था, तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एंड अगेन आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एक और पॉइंट्स को मैंने जैसे ग्रेप प्लान को यहाँ पे दिखा दिया। ओके, एंड
फाइनली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसे उसको दिखाने के बाद से फिर अगेन यहाँ पे हम आ गए उसके निष्कर्ष पे। जैसे निष्कर्ष था, वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए एवं नए नए तकनीक द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे चीन जापान में पॉल्यूशन को कम किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस भी दे दिया कि जो चीन की टेक्नोलॉजी एंड जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहाँ पे 20 मार्क्स मिले हैं। तो मैं अगेन बोलूँगा कि लिखने की जो शैली है वो आपको इस तरह से डेवलप करनी है कि टू द पॉइंट आप एग्जामिनर को समझा पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। एंड फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, इसके बाद हम हिस्ट्री क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सारे कॉपियों का इवैल्यूएशन हुआ है तो एक एक करके हम समझते जाएंगे एंड विथ डायग्राम। जैसे आप देखेंगे ये हिस्ट्री वाले, जैसे एंसेंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में किस तरह से डायग्राम को पुट करना होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेन जो मोटिव्स है एक तरह से ये समझाना कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखें और बहुत सारे डायग्राम बनाने का आप प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।